प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, जनजातीय समुदाय हमारी धरती और हमारे विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा। पद्म विजेता झारखंड के जानुम से सोई की भी चर्चा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी अमित कुमार का दावा, 30 जून 2023 तक नक्सल मुक्त होगा झारखंड। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की समीक्षा बैठक में आईजी अभियान भी हुए शामिल। और रामगढ़ जिले के पतरातू में 7 दिवसीय कला और संस्कृति महाकुंभ की हुई शुरुआत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की देखी झलक। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने देश के सामयिक विषयों पर चर्चा की। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के योगदान को भी उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय हमारी धरती और हमारी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने पद्म विजेता झारखंड के जानुम से सोई की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले व्यक्तियों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। जमीनी स्तर पर आपसे उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानुम सी सॉय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्दी, जारवा और होंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी। जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे राम कुई बांगवे न्यू में विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को झारखंड में संजीदगी के साथ सुना गया। रांची के मोरहाबादी स्थित अपने आवास पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश के प्रधानमंत्री जी ही नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा की जयंती है उसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में उन्होंने घोषित किया और मनाया जाता है।
मन की बात सर कितना एनर्जी आप लोगों को देता है? हमें ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों जो लोग हैं, जो लोग मन की बात को सुनते हैं, उनको वो प्रेरित करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। क्योंकि देश के अंदर में जिस प्रकार से लोग लगे हुए हैं कि देश के जिनके कामों, तो उन सारे लोगों के कामों को देख करके, उन कामों को सुन करके लोग प्रेरित होते हैं। हम सब लोग इतिहास की किताबों को क्यों पढ़ते हैं? उस पढ़ करके हम लोग सीखते भी हैं, उसे प्रेरित भी होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री अगर अपनी अनुभवों को और देश में जो काम हो रहे उसको अगर जनता के सामने वो शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति सुनेंगे तो वो एक उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी हरमो स्थित बूथ संख्या 305 पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने के बाद नई ऊर्जा का संचार होता है। इस कार्यक्रम का आज का जो मन की बात है पूरे देश में नेट्स के ऊपर, खेल के ऊपर और जो विधायक छुट्टी है उनको आगे निकालने का काम कर रहे हैं। ऐसा 57वां ये एपिसोड आज हुआ है मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के करियप्पा पैरेड ग्राउंड में एनसीसी के वार्षिक पीएम रैली में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनसीसी के महानिदेशक भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए ये समय उपलब्धियों भरा है और भारत की विकास यात्रा को उसकी युवा शक्ति निरंतर गति दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में एनसीसी के विस्तार से बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में एनसीसी के विस्तार के अभियान से भी बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। अभी तक सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 1 लाख कैडेट्स को नामांकित किया गया है। इतनी बड़ी युवा शक्ति जब राष्ट्र निर्माण में जुटेगी, देश के विकास में जुटेगी, तो साथियों बहुत विश्वास से कहता हूं, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाएगा। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो जाएगा। और नई दिल्ली के विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। इस बार की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कई मायनों में खास होगी। इस सेरेमनी में देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इस ड्रोन शो में 3,500 से ज्यादा स्वदेशी ड्रोन शामिल होंगे। ये ड्रोन तालमेल के माध्यम से कई राष्ट्रीय आकृतियों और घटनाओं की कलाकृतियां बनाएंगे। वहीं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के अगले हिस्से पर पहली बार 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन का आयोजन किया जाएगा। समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित राष्ट्रीय धुनें भी बजाई जाएंगी। गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन आज हो जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आज होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी अमित कुमार ने दावा किया है कि 30 जून 2023 तक झारखंड को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। पिछले दिनों बूढ़ा पहाड़ पर हमारे समाचार संपादक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाने के लिए विशेष रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं।
सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस की कई बटालियनों के सहयोग से यहाँ पर जो इलाका बूढ़ा पहाड़ का है इसे नक्सलियों से मुक्त कराया गया है और अक्टूबर 2022 के बाद अब यहाँ पर नक्सली गतिविधियाँ ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हमारे साथ सीआरपीएफ के आईजी अमित कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने ऑपरेशन यहाँ पर चलाया और ये इलाका जो कभी नक्सलियों का गढ़ होता था, आम आदमी के लिए तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, फिर आप लोगों ने कैसे इस पर कब्जा किया? बूढ़ा पहाड़ लगभग 40 साल से नक्सलियों के कब्जे में रहा है, तो इनके आसपास का जो लगभग 20 किलोमीटर का रेडियस का इलाका है वो नक्सलियों के प्रभाव में है। उनका वर्चस्व था इस इलाके में। कई वर्षों से सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा फोर्स जो हैं वो धीरे धीरे वो अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, तो लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर तक तो हम लोग आ गए थे। उसके बाद प्रवेश नहीं हुआ था। हम लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ऑक्टोपस उसे बोलते हैं। उसका फर्स्ट फेज अगस्त में चालू हुआ था और अगस्त में लगभग हम लोग यहाँ तक आ गए थे सफलतापूर्वक। जो नक्सली थे उनको हमने पीछे ढकेल दिया था, लेकिन उस समय मौसम इतना एडवर्स हो गया था, बरसात का मौसम था, कि हम पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाए और उस समय वापस जाना पड़ा था। और फिर सितंबर में फर्स्ट वीक में हम लोगों ने चारों तरफ से, गढ़वा जिले से भी और लातेहार की तरफ से भी, चारों तरफ से नक्सलियों के जो नोन हाइडआउट्स थे उनके अगेंस्ट अटैक शुरू किया था। और सितंबर में 6 सितंबर को हम लोग इस जगह पे आ गए और उसके बाद से हमने इस जगह को छोड़ा नहीं है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ कैंप बनाने के साथ साथ इनके फुटिल में 3 और कैंप बनाए हैं। एक पुंदाग में आपने देखा होगा, नीचे ज्वाइंट टास्क फोर्स है, वहाँ सीआरपीएफ झारखंड से है, सीआरपीएफ ही जो छत्तीसगढ़ से है, उसके अलावा झारखंड जगुआर के फोर्सेस हैं, तो वो एक कंबाइंड डिप्लॉयमेंट है हमारा। उसके अलावा लातेहार जिले में हम लोगों ने तीसिया में और नवाटोली में 2 और कैंप साथ बनाए। तो एक साथ 4 कैंप बनाने का ये परिणाम ये हुआ कि पूरा वर्चस्व, पूरे इलाके पर हमारा वर्चस्व है। और उसके बाद से, सितंबर के बाद से एक भी नक्सली यहाँ नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे कहा जाता है कि आसपास के जैसे टेरिटरी है जो बगल में देख रहे हैं हम लोगों ने, आप लोगों ने नामांकन भी कर रखा है, बाकायदा निशानी की गई है कि ये एरिया डेंजर इलाका है। क्या अभी भी ऐसा कुछ है यहाँ पर कि वो लैंड माइंस जो बिछा कर रखे थे उसको ख़त्म नहीं किया जा सका है? जब पहली बार हम लोगों ने प्रवेश किया था तो काफ़ी सारे लैंडमाइंस हम लोगों ने डिमाइन कर दिए थे, बड़ा इलाका डिमाइन कर दिया था। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 100% डिमाइनिंग का सर्टिफिकेट देना कठिन है और संभव है कि कुछ लैंडमाइन अभी भी हों और थोड़े समय में वो उनको ख़त्म किया जाएगा। क्या उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जल्द पूरा झारखंड को हम बोले कि नक्सल मुक्त राज्य हो जाएगा? 30 जून तक मान के चलिए। तो 30 जून तक इन लोगों का टारगेट है। पारसनाथ आपका हो गया, लेकिन कोल्हान में गतिविधियाँ, ट्राई जंक्शन हो गया, बूढ़ा पहाड़ हो गया, पारसनाथ हो गया, बस कोल्हान बचा है, वहाँ कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी सफलता मिलेगी। लगातार सीआरपीएफ ने यहाँ पर अपना जो हम कह सकते हैं कि अपनी ताकत दिखाई है, उसके जरिए बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया और पूरे झारखंड राज्य को जल्दी नक्सल मुक्त तोड़ने की कोशिश हो रही है। अपने सहयोगी करमवीर और विजेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बूढ़ा पहाड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के उद्यान उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। इस उद्यान में ट्यूलिप के फूलों की समय समय पर खिलने वाली 12 अनूठी प्रजातियों के साथ कई आकर्षण भी देखे जा सकेंगे। आयोजित उद्यान उत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार ये उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये उद्यान सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। वहीं 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को उद्यान में प्रवेश मिलेगा। दर्शकों के लिए हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। लोग यात्रा के दौरान किसी विशेष फूल, पौधे या पेड़ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बागीचों में रखे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उद्यान देखने के इच्छुक www.rashtrapatisachivale.gov.in वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। वहीं प्रवेश और निकास के लिए प्रेसिडेंट स्टेट का द्वार संख्या 35 तय किया गया है, जबकि सीधे पंजीकरण के लिए द्वार संख्या 12 के निकट व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति ने अपने आवास में बने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है।
रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल रामगढ़ का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आईजी अभियान एवी होमकर, उपायुक्त माधवी मिश्रा और जिले के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे भी शामिल हुए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की ओर से 31 जनवरी से 2 फरवरी तक शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए नीतियों की पहचान करना है। G20 सेमिनार शेरपा ट्रैक पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के हिस्से के रूप में हुई इसे IIT मद्रास रिसर्च पार्क में आयोजित किया जाएगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह का मुख्य उद्देश्य G20 सदस्य देशों में शैक्षिक संस्थानों के बीच संभावित अनुसंधान की पहचान करना है। The seminar is basically intended towards how digital technology can be used in the context of education. So there is also an education component in what we call as the Sustainable Development Goals of United Nations, SDG 4, which talks about equitable quality education access to all. So that being one agreed goal across the world, everybody wants to comply with it. Now there would be a need for us to look at how this whole process can involve, how the whole world can benefit to meet the sustainable development goal, and how will we work together towards achieving that goal. This is broadly what we want to get out of this seminar. देवघर जिले के क्लब ग्राउंड में आज अहले सुबह भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। इन झोपड़ियों में देवघर नगर निगम के सफाई कर्मी रहते थे। बताया जाता है कि रसोई गैस सिलेंडर फटने के कारण ये घटना हुई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एगो गाड़ी जर गया, स्कूटी, टीवी जर गया, बर्तन जितना था वो जर गया, कपड़ा लता भी जर गया। ये गैस सिलेंडर से सर हाँ उसे गर्म पानी आया लड़का करने, वो चालू करके गया, उधर तल ब्लास्ट हो गया सब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सरायकेला खरसावां जिले में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने जिले के अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित है 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी दोपहर के समय सरायकेला आएंगे। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से उनके स्वागत और एक बृहद पब्लिक मीटिंग करने के लिए योजना बनाई गई है यहाँ बिरसा मुंडा स्टेडियम में। उसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रशासन का जिम्मेवारी है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज विजिट सभी वरीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में काम के दौरान 4 दीवारी गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य मजदूर घायल हुआ है। घायल मजदूर को उपचार के लिए टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना तो माने ये पेट्रोल टंकी बन रहा था, उसमें खोदाई हुआ था ये जेसीबी से, और जेसीबी से जब खोदाई हुआ तो जो बाउंड्री था वो बाउंड्री से ऊपर मिट्टी जोड़ल था और मिट्टी इतना वजन था कि मतलब इतना दिन नहीं गिरा। फिर कल जेसीबी से कोड़ने के बाद मैंने वहाँ है सो गड्ढा हो गया तो उधर से धकल दिया मिट्टी, इसी में उन लोग गड्ढा में था और बाउंड्री धंस गया। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच श्रृंखला का दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। बचाने की है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने जिस बुलंदी के साथ श्रीलंका को पीटा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका असर नहीं दिखा। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों में ही टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड अपनी जमीन तलाशती नजर आई। एक ऐसी पिच जिस पर रन बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, उस पिच पर ईशान किशन हो या शुभमन गिल सभी पानी भरते नजर आए। जबकि गेंदबाजी में अर्शदीप ने अपने आखिरी ओवर में
जिस तरह से रन लुटाए उससे इतना तो तय है कि लखनऊ में होने वाले सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम में बदलाव जरूर नजर आ सकता है। हार्दिक अगले मैच में नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहेंगे। हार्दिक की कप्तानी में भारत ने एक भी T20 सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में हार्दिक पांड्या अपने इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अगले मैच को जरूर जीतना चाहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो वनडे की कसर को T20 में टीम ने शानदार तरीके से पूरा किया और अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को हैरान कर दिया। मिशेल सैंटनर ने अपने खेल के साथ ही अपनी कप्तानी से भी काफी प्रभावित किया है। गेंदबाजी में लॉकी फर्ग्यूसन भारत दौरे पर अभी तक लय हासिल नहीं कर पाए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आंकड़ों की बात करें तो दोनों के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 12 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैच जीते हैं। वहीं एक मैच टाई रहा है, जबकि भारतीय सरजमी पर दोनों के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 5 बार भारत ने जबकि 4 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर अब एक ऐसी लड़ाई है जहां टीम इंडिया के लिए सीरीज दांव पर है और जीत ही सिर्फ एकमात्र रास्ता है सीरीज में बने रहने के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ओडिशा में पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा। कल क्लासिफिकेशन मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 5-2 से हराया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज जर्मनी और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा। अंतिम पड़ाव पर है और अब फाइनल भिड़ंत के लिए जर्मनी और बेल्जियम तैयार हैं। जर्मनी ने जहां 3 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी है, वहीं बेल्जियम ने अपने खेल से नीदरलैंड्स को चौंका दिया और पेनल्टी शूटआउट में टीम को शिकस्त दी। बेल्जियम 2019 यूरोपीय चैंपियनशिप, 2020-21 FIH प्रो लीग की विजेता है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण के अलावा 2016 रियो डी जेनेरियो में रजत और 2018 वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक टीम जीत चुकी है। वहीं जर्मनी ने 5वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। स्टार ट्रैक फ्लिकर गोंजालो पिलाट की दूसरे हाफ में हैट्रिक से जर्मनी ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया। जर्मनी की टीम अच्छे कमबैक के लिए जानी जाती है, तो बेल्जियम का डिफेंस बहुत ही सॉलिड है। ऐसे में फाइनल में इन दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इससे पहले इसी विश्व कप में जब ये दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में एक दूसरे से भिड़ी थी, तब मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था। आंकड़ों की बात करें तो ये दोनों टीमें एक दूसरे से 35 बार टकराई हैं, जिसमें 15 बार बेल्जियम ने बाजी मारी है, जबकि 13 बार जर्मनी ने जीत दर्ज की है। वहीं 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। तो यकीनी तौर पर एक बड़ा मुकाबला सामने है, जहां गत विजेता खुद को एक बार फिर विश्व चैंपियन बनते देखना चाहेगी, जबकि जर्मनी तीसरी बार खुद को चैंपियन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहेगी। ओडिशा से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। 31 जनवरी से रांची स्थित राजभवन उद्यान को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग इसका अवलोकन कर पाएंगे और यहां लगाए गए फूल और विभिन्न पौधों का दीदार कर पाएंगे। राज्यपाल के निर्देश पर राजभवन उद्यान आम जनता के लिए 7 फरवरी तक खुला रहेगा। सांसद विजय हांसदा ने साहबगंज में अमीर शहीद स्मारक एवं सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उपायुक्त और आरक्षी अधीक्षक के अलावा अन्य अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। दुमका जिले के हंसडीहा स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के बीटेक पाठ्यक्रम के सत्र 2018-22 के 2 छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट झारखंड सरकार और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ज्वाइंट वेंचर झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा किया गया है। चयनित विद्यार्थियों के नाम माधुरी कुमारी और शिवम पांडे हैं। गृह मंत्री केएन त्रिपाठी ने कल पलामू जिले के उपायुक्त डोडी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पलामू जिले के पंडवा प्रखंड के कठौतिया में हिंडाल्को की ओर से कोयले का खनन कार्य गैर कानूनी एवं नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर जटाशंकर चौधरी और क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक शिवनारायण शाह ने प्रमंडल चेंज मेकर्स टीम के साथ आज आयुक्त कार्यालय में संवाद किया। कार्यक्रम में आयुक्त ने चेंज मेकर्स टीम के शिक्षकों व शिक्षाकर्मियों से कहा कि बड़ा काम करने के लिए बड़े पद पर होना आवश्यक नहीं है, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति व रचनात्मक ध्येय का होना आवश्यक है।
पलामू जिला के समाहरणालय सभागार में कल श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम और नियमावली को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने की। लातेहार जिले में पुलिस ने मनिका मध्य विद्यालय में चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया है। इस सिलसिले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के 10 कंप्यूटर और एक प्रिंटर बरामद किया गया। ये कार्रवाई बरवाडीह एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई। गुमला जिले को टीबी मुक्त करने की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में नगर परिषद द्वारा शहरी क्षेत्र के सभी टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। नगर परिषद द्वारा अगले 6 माह तक उनके पोषण, खाद्यान्न के साथ साथ अन्य जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। जिले के उपायुक्त ने मरीजों को पोषण किट और निरक्ष मृत्यु को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। बोकारो जिले के न्याय सदन सभागार में डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन ऑन पोस्को एंड जेजे एक्ट के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने किया। गोड्डा जिले में स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में सिविल सर्जन कार्यालय में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज में लड़कियों के महत्व पर बल देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। सिमडेगा जिले में सहाय योजना के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ यह योजना शुरू की गई है। रामगढ़ जिले के पतरातू लेक रिसोर्ट में 7 दिवसीय कला और संस्कृति महाकुंभ की कल देर शाम शुरुआत हुई। इसमें झारखंड समेत देश भर के 100 से ज्यादा जनजातीय कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान की ओर से रामगढ़ जिले के पतरातू में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय जनजातीय और लोक चित्रकला शिविर में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक मिल रही है। केरल से लेकर लद्दाख तक के आदिवासी और लोक चित्रकार इस समागम का गवाह बन रहे हैं। शिविर का आगाज रांची के सोनाहातू के कलाकारों ने पाइका नृत्य से किया। इस कला और संस्कृति महाकुंभ को लेकर देश भर से आए कलाकारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य की उपराजधानी दुमका से आई कलाकार नीलम कुमारी बताती हैं कि इस आयोजन का उद्देश्य पूरे देश के कलाकारों को एक मंच पर लाना है। यहाँ संगम आर्ट कला लगा हुआ है और पूरे राज्य के देश के पूरे राज्य से यहाँ कलाकार आए हुए हैं और यहाँ 80 कलाकार आए हुए हैं। 20 कलाकार झारखंड से हैं और सबका अपना अपना प्रोग्राम है। छत्तीसगढ़ के जसपुर से आई कलाकार सुमंती देवी बेहद उत्साहित हैं। वे कहती हैं कि यहाँ आए सभी कलाकार अगले 7 दिनों तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें ट्राइबल पेंटिंग बनाया जाएगा और यहाँ पर 80 आर्टिस्ट हैं, पूरे भारत के लोग हैं। मध्य प्रदेश से आई एक जनजातीय कलाकार अग्नेश क्रिकेटा ने बताया कि जनजातीय पेंटिंग को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इससे जनजातीय कलाकारों को एक नई पहचान मिलेगी। ट्राइबल पेंटिंग आयोजन हो रहा है। करीब 80 कलाकार यहाँ आए हुए हैं। मेघालय से पहुंचे जनजातीय कलाकार रायफल वर्जी ने बताया कि ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को बुलंद करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। So we are here in participating in this national tribal art camp which is being held here in Ranchi, and we have about a dozen numbers of artists, but from Meghalaya we have around 9 of us. शिविर में चित्रकारी गैलरी में एक से बढ़कर एक चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इनमें मुख्य रूप से सोहराय, कोहबर, जदोपटिया प्रमुख हैं। कहा जा सकता है कि पतरातू की खूबसूरत वादियां एक ऐतिहासिक पल का गवाह बन रही हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, जनजातीय समुदाय हमारी धरती और हमारी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा। पद्म विजेता झारखंड के जानूम से सोई की भी चर्चा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी अमित कुमार का दावा, 30 जून 2023 तक नक्सल मुक्त होगा झारखंड। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की समीक्षा। बैठक में आईजी अभियान भी हुए शामिल।